So the lecture number 14 of this series is related to power spectral density of line coding. Here we will be covering CLO1 and ये जो टॉपिक है या सेक्शन 7.2 में है आपकी बुक के। So let's start with the topic. अब सबसे पहले है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो यूनिपोलर लाइन कोडिंग स्कीम, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट पीएसटी फॉर यूनिपोलर विद नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। अच्छा, अब आपने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए टू फाइंड पीएसटी वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। अब ये क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो पल्स। सबसे पहले आपने नॉन रिटर्न टू ज़ीरो पल्स है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, उसे हम एक्स ऑफ एफ कह सकते हैं। देन वी हैव स्टेप 2 वेयर वी विल बी फाइंडिंग ऑटो कोरिलेशन ऑफ यूनिपोलर, मतलब अब आपने उसके बाद ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना है यूनिपोलर का, जिसको आप आर ए ऑफ एन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन इन स्टेप 3 वी कैन कैलकुलेट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेस्ड ऑन स्टेप 1 and step 2. In step 1 we are calculating Fourier transform of non-return to zero, and in step 2 we are calculating autocorrelation of unipolar, which is RA of n. अच्छा, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। हेयर वी हैव basic non-return to zero pulse, and we know that in basic non-return to zero pulse we have bit which is +1 throughout bit duration. So we can represent this pulse as, अब अगर हम इस पल्स को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो वी कैन से कि जी ये हमारी पल्स है जो कि -TB/2 से TB/2 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है। इसका सेंटर 0 पे है और इसका एम्पलीट्यूड जो है 1 है, और ये पल्स या सिग्नल इसको हम x ऑफ t कह सकते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, एंड x ऑफ t इज़ बेसिकली योर शिफ्टेड नॉट रिटर्न टू ज़ीरो पल्स। सो अगर हम फार्मूला अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का है -∞ to ∞ x ऑफ t e⁻⁻j2π/ft × dt। अब आपको पता है कि x ऑफ t जो है, मतलब आपका सिग्नल जो है उसकी लिमिट्स क्या है, -TB/2 से TB/2, क्योंकि आपका सिग्नल -TB/2 से TB/2 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, और इन इंटरवल्स के दरमियान में आपके सिग्नल की वैल्यू 1 है। वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और आपका बाकी फार्मूला वैसे ही रहा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास e⁻j2π/ft ओवर -j2πf आ जाएगा, और लिमिट्स आपकी -TB/2 टू TB/2 हो जाएंगी। इसके बाद अब आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब आपने इंसर्ट की वैल्यू, तो आपको नज़र आया कि ये आपकी साइन थीटा की फॉर्म बन रही है। साइन थीटा आयलर आइडेंटिटी के थ्रू हमें पता है कि e⁻j θ over 2j है। This is not minus, this is basically plus. So x of f can be written as sin pi f tb over pi f, मतलब 2j के अलावा आपका साइन कंप्लीट हो जाता है, उसके अलावा रिमेनिंग जो था पाई एफ वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो एक्सपोनेंशियल और 2j थे उसको हमने कलेक्टिवली साइन पाई एफ टीबी में की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम देखें तो हम इसे x ऑफ f को सेंक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेंक थीटा जो है वो साइन पाई थीटा ओवर पाई थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको, अब आप ये देखें थीटा की जो फॉर्म है वो यहाँ पे इस थीटा में पाई एफ टी बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ पाई एफ है। तो उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए, या उस फॉर्म इस साइन को हम सिंक में लेके जाने के लिए एंगल जो है वो पाई थीटा और पाई थीटा, मतलब एंगल साइन का और डिनोमिनेटर का दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे टीबी का डिफरेंस है, इस वजह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे टीबी से। जब टीबी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में साइन पाई एफ टी बी ओवर पाई एफ टी बी इंटू टी बी आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म है ये हमारी सिंक एफ टी बी हो जाएगी, और इस तरह टी बी इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बन जाएगा टी बी सिंक एफ टी बी है। टी बी इज़ बेसिकली बिट ड्यूरेशन।
अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं. सेकंड स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट ऑटो कोरिलेशन फॉर यूनिपोलर फॉर्मेट एंड वी नो दैट द एम्पलीट्यूड हेयर आर ए. मतलब जब आपका सिंबल 1 था, डिजिट 1 आता है तो हम उसको प्लस ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जब 0 आता है तो उसको हम 0 के साथ शो करते हैं. अब आप ये कह सकते हैं कि फॉर अ लार्ज बाइनरी सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ विल बी सेम. अब वंस और ज़ीरोज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी सेम रहेगी, कि हम ये नहीं कह सकते कि वंस ज़्यादा है या ज़ीरो बिट ज़्यादा है. दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है. इस वजह से तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी जब आपका सिंबल ए था 1 था, या प्रोबेबिलिटी जब आपका सिंबल 0 था, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, विच इज़ बेसिकली 1/2. क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है तो उसको हमने 1/2 के साथ शो कर दी है. अब अगर हमने कोरिलेशन फाइंड करना है स्टेप 2 पे, अगर दो सिंबल्स का कोरिलेशन हो तो उसे हम वी कैन कैलकुलेट इट आर ए ऑफ एन इज इक्वल टू एस्टिमेशन ए एल इंटू ए एल माइनस एन. अब अगर तो मैं इस एन को 0 पुट कर दूं तो देन आई कैन से दिस इज़ बेसिकली ऑटो कोरिलेशन. मतलब सिंबल का अपने सिंबल के साथ जो कोरिलेशन है वो आप कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो गई. मतलब आर ए ऑफ 0 इज़ बेसिकली ऑटो कोरिलेशन एंड एस्टिमेशन ए एल इंटू ए एल. मतलब इसमें जब हमने एन 0 पुट किया तो आपके पास ए एल स्केयर आ जाएगा. अब आगे जाने से पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट एस्टिमेशन फॉर कॉन्टीन्यूस फंक्शन. एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेशन ऑफ एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स. मतलब यहाँ पे आप PDF की बात कर रहे थे. और फॉर डिस्क्रीट फंक्शन यू हैव समेशन एक्स स्केयर इनटू पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी की बात करनी है. तो हमारा जो सिग्नल है दैट इज़ इन डिस्क्रीट फॉर्म, सो इट मीन्स वी हैव टू डील विद प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ दीज सिम्बल्स. सो लेट्स स्टार्ट कि अगर हमारा इफ़ वी हैव एन इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ए एल इंटू ए एल, मतलब आपका पहला सिंबल भी ए एल है और आपका दूसरा सिंबल भी ए एल ही है, क्योंकि सेम सिंबल की बात कर रहे हैं. तो फार्मूले में कैलकुलेट करने के लिए ए एल स्केयर चाहिए, तो आप ए एल स्केयर ले लेंगे इन दोनों सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. मीन्स वी आर बेसिकली ड्राइंग दिस सिंबल एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल कैलकुलेट आर ए ऑफ 0. अब आपको ये पता है कि अगर बिट 0 है और ए एल आपका 0 है, तो क्योंकि सेम ऑटो कोरिलेशन की बात हो रही है तो नेक्स्ट सिंबल भी आपका 0 ही होगा. इसका कोई और कम्बिनेशन नहीं बन सकता. मतलब अगर आपके पास 0 आ गया और मैं ऑटो कोरिलेशन बात कर रही हूँ तो इट मीन्स कि आई एम बेसिकली टेकिंग कोरिलेशन ऑफ 0 विद 0. सो ये 0 0 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 0 इंटू 0 0 हो जाएगा. अगर मेरी बिट 1 है तो 1 को मैं प्लस ए के साथ शो कर रही हूँ, तो 1 1, मतलब मेरा पहला सिंबल 1 आया तो नेक्स्ट सिंबल भी मेरा 1 है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटो कोरिलेशन. तो यही कम्बिनेशन आपका बन सकता है, क्योंकि मैं क्रॉस सिंबल्स की बात नहीं कर रही, मैं सेम सिंबल्स की बात कर रही. तो यहाँ पे आपके पास ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा. अब हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 0 0 का सिनेरियो आ जाए और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 1 1 का सिनेरियो आ जाए. मतलब हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसमें से 0.5 प्रोबेबिलिटी आपकी है कि 0 0 आ जाए और 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास 1 1 आ जाए. अब अगर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हेयर वी हैव ए एल स्केयर पी ऑफ एक्स. ए एल स्केयर क्या है आपका, बेसिकली ए एल स्केयर 0 0 के केस में 0 था और 1 1 के केस में ए स्केयर था. तो अगर हम ये ज्यूम करें कि मेरा जब सिंबल जो था वो ए था या 1 था, तो मेरे पास ए एल स्केयर बन गया ए स्केयर, और प्रोबेबिलिटी इसकी बन गई जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है 1/2. अब अगर आपका सिंबल 0 0 था तो ए एल स्केयर जो है वो 0 हो गया. यहाँ पे आपने 0 कर दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया और आपकी ओवरऑल जो एस्टिमेशन आई है वो ए स्केयर बाई 2 आ गई है. अब आप देखते हैं कि अगर दोनों सिंबल सेम नहीं आते, मतलब अगर पहले 0 आ जाता है उसके बाद 1 आ जाता है, तो फिर हमारे पास क्या कम्बिनेशन है. तो अगर आपके पास सेम सिंबल्स की ऑप्शन नहीं है कि वो सेम सिंबल्स हो, तो इसका मतलब है कि 0 के बाद 0 आ सकता है, 0 के बाद 1 आ सकता है. फिर मतलब अगर आप देखें तो ये आपके कम्बिनेशंस बनते हैं कि 0 के बाद 0 आ सकता है, 0 के बाद 1 आ सकता है, फिर 1 अगर सिंबल आ गया तो उसके बाद 0 आ सकता है और 1 के बाद 1 भी आ सकता है. तो ये आपके 4 कम्बिनेशंस बेसिकली बन जाते हैं. इसका मतलब है कि पहला सिंबल अगर 0 आया तो उसके बाद नेक्स्ट
सिंबल आपका 0 आ सकता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0। और अब हमारे पास मतलब 4 ऑप्शन है, तो उसमें से एक ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसी तरह से 0 अगर आपके पास पहले आ जाता है और उसके बाद आपके पास 1 आता है, तो आप कह सकते हैं कि 0 इंटू ए, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इस कम्बिनेशन के आने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। देन वी हैव 1 0 एंड प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4 एंड ए प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। जब आप इसको अब मल्टीप्लाई इस फार्मूले में पुट करेंगे AL स्क्वायर, हेयर वी हैव 0 इंटू 1/4, 0 इंटू 1/4, 0 इंटू 1/4 एंड ए स्क्वायर इंटू 1/4। तो आपके पास ओवरऑल जो एस्टिमेशन आ जाएगी दैट वुड बी A²/4। अब जी हमने सो वी कैन सी द ऑटो कोरिलेशन इज RA ऑफ n इज इक्वल टू A²/2 when n is not n is equal to 0 and it is A²/4 when n is not equal to 0। अब जो PST है इट कैन बी गिवन एज, ये PST कैलकुलेट करने का फार्मूला है P of f is equal to 1/TB, this is bit duration, x of f mod square, this is basically Fourier transform of non-return to 0, and then we have summation n is equal to -infinity to infinity RA of n। RA of n is autocorrelation for unipolar, and then we have this exponential of formula which is e raised to power minus j2 pi f n tb। अब आपने स्टेप 1 से फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट किया था उसको पुट कर दिया, और स्टेप 2 में आपने जो ऑटो कोरिलेशन था उसको पुट कर दिया, और इसको हमने सेपरेट कर दिया फॉर ये ऑटो कोरिलेशन है व्हेन n इज इक्वल टू 0, और समेशन में हमने लिख दिया है कि n इज इक्वल टू -infinity to infinity व्हेन n एंड बिटवीन दिस समेशन n इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसकी n इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं, और हमारा जो फार्मूला है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब आप ये देखें कि आपने यहाँ पे फार्मूला इसको लिख दिया, ये A²/2 बाहर आ गया, इधर स्क्वायर्स आ गया, और यहाँ पे सिमिलरली इसको भी आपने ब्रैकेट ओपन की और आपने ये लिख दिया। अब आप यहाँ पे कुछ मतलब कैंसिल आउट करेंगे, TB को TB के साथ कैंसिल कर दिया, और आपके पास A² इंटू TB ओवर 2 आ गया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर FTB आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे भी आपने कुछ कैंसलेशन की, TB से कैंसिल हुआ, और आपके पास A²/4 बाहर आ गया, और समेशन में आपके पास एक्सपोनेंशियल रह गया। अब इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और इस चीज़ को व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आपने इसको -1 कर दिया है, मतलब ये आपने इसमें समेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये चीज़ ये बता रही है, ये समेशन कि n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये n इज़ इक्वल टू 0 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने इसे ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल इस सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे आप इन दोनों को मतलब लिख सकते हैं, A²/2 है, ये A²/4 है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये A²/4 TB सेक स्क्वायर FTB हो जाएगा, और ये वाली समेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा जी, पॉइजन फार्मूला स्टेट्स इस एक्सपोनेंशियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टास की फॉर्म में, एंड इट वुड बी del of f minus m over tb. So PST will be, the first term will remain same, and this exponential will be replaced with del of f minus m over tb. After this this P of f, which is power spectral density, can be written like this. So in this way means TB will be cancelled out with this TB, and we can write it like this. So, मगर इस पूरे एक्सपोनेंशियल को आपने इस फॉर्म के साथ रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे TB से कैंसिल आउट हो गया था, तो ये आपकी बेसिकली PST है। तो अगर हम सेक स्क्वायर FTB को कहें कि ये आपके पास सेक है जो, और जिसकी फर्स्ट 0 क्रॉसिंग TB पे है, सेकंड 2 TB पे है, और ये आपके पास del ऑफ f माइनस m ओवर TB है, मतलब हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन सी दैट ओनली सेक स्क्वायर एट TB इज इक्वल टू 0 will remain and all other will result in 0। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, TB यहाँ पे 0 है, तो जब ये 0 इस TB की इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 TB पे भी 0 क्रॉसिंग है, यहाँ पे 2 TB की इम्पल्स जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास सिर्फ
वो सिंक रह जाएगा, सिंक स्क्वायर जैसे वो फंक्शन रह जाएगा जो टी बी इज़ इक्वल टू 0 पे रहेगा. So we can say P of f is equal to first term will remain as it is, and for second term when this sinc square is multiplying with this, we are getting only a square over 4 with del of f. मतलब we are getting only the result which is present at f is equal to 0. उसके अलावा जितनी भी इम्पल्सेस हैं वो ज़ीरो होती जाएंगी और आपके पास सिर्फ डेल ऑफ एफ फंक्शन आ जाएगा, विच इज़ शोइंग दैट दिस इज़ बेसिकली डीसी कंपोनेंट एंड दिस टर्म विल लीड टू डिस्टॉर्शन इन सिग्नल. सो द मेन प्रॉब्लम विद unipolar is this DC term because it renders in the circuit. So and we want to finish or vanish this component, but if it is there it is creating problem for us because it will lead to distortion in the signal. अब हम दूसरे पे आ जाते हैं एंड वी आर कैलकुलेटिंग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉन रिटर्न टू ज़ीरो पोलर. अब नॉन रिटर्न टू ज़ीरो स्टेप्स आपके सेम रहेंगे. स्टेप 1 में फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है नॉन रिटर्न टू ज़ीरो का. स्टेप 2 में ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना है पोलर पल्स का, और पल्स आपकी -TB/2 से TB/2 के दरमियान में और उसका एम्पलीट्यूड 1 है. अब हम स्टेप 1 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस पल्स. सो इट इज़ इक्वल टू TB सिंक FTB. अब अगर हम ऑटो कोरिलेशन पे आ जाते हैं तो पोलर फॉर्मेट को हम शो कर सकते हैं +A और -A के साथ. सो सिंपल 1 के लिए आप +A शो कर रहे हैं और 0 के लिए आप -A शो कर रहे हैं. और ऑटो कोरिलेशन आप किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, RA ऑफ एन एस्टिमेशन AL इंटू AL -1. इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 RA ऑफ 0 E एस्टिमेशन AL स्क्वायर हो जाएगा. अब ऑटो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए भी हम उसी तरह से चल रहे हैं. पहले हम n इज़ इक्वल टू 0 की बात करें तो इसका मतलब अगर आपकी बिट 1 आ गई है तो नेक्स्ट बिट भी आपकी 1 होगी, और अगर आपकी बिट 0 आ गया तो नेक्स्ट बिट भी आपकी 0 ही होगी. तो AL अगर आपका A है तो नेक्स्ट AL भी आपका A रहेगा, और उसके बाद -A है तो -A ही रहेगा. इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ये A स्क्वायर और A स्क्वायर बन जाएगा और प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ हो जाएगी. अब जब आप RA ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे तो A स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी A स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा. तो ये आपका A स्क्वायर बन जाएगा. अब हम ये ज्यूम करते हैं इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब अगर आपका n जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो आप यहाँ पे देखें कि जी हमारी कम्बिनेशन वही है कि पहले 0 आ जाए तो नेक्स्ट सिंबल भी 0 आ सकता है, फिर 0 आ जाए तो नेक्स्ट सिंबल 1 आ सकता है, 1 0 एंड 1 1. अब आपका AL जो है वो -A हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट सिंबल भी -A. अब -A है तो नेक्स्ट सिंबल कैन बी +A. अब अगर +A आ रहा है तो नेक्स्ट सिंबल कैन बी -A, एंड इफ़ योर करंट सिंबल इज़ +A then the next symbol can be +A. So these are basically 4 combinations which we are getting from this table. Now you can multiply both of these symbols, so you will get the amplitude like this, and then the probability is 1/4 because here we have 4 total combinations and the probability of each is 1/4. So अब आप A square into 1/4 minus A square into 1/4 minus A square into 1/4 and A square into 1/4. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो you will get autocorrelation 0. So the overall autocorrelation will be A square when n is equal to 0 and 0 when n is not equal to 0. So the PST will be calculated like this: 1 over TB x of f square. This is Fourier transform, and this will be exponential. So this will be autocorrelation. Here we know that this whole term is equal to a square क्योंकि हमारे पास सिर्फ a square है this और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. तो 0 की टर्म है when n is equal to 0 हो जाएगा, ये आपका n 0 पुट का हो जाएगा तो this exponential will be equal to 1, और RA of n मतलब RA ऑफ 0 जो है वो A स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. तो आपके पास जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है दैट वुड बी इक्वल टू A स्क्वायर TB इंटू सिंक स्क्वायर FTB. एंड हियर यू कैन सी दैट वी हैव no DC components, that's why we prefer polar over unipolar. अब now we are calculating power spectral density of non-return to 0 bipolar pulse. So the Fourier transform of non-return to 0 pulse is same as we have calculated previously. अब अगर bipolar format की बात करें तो इसमें जो आपका सिंबल है, अगर सिंबल 0 आ जाए तो आपके पास 0 रहता है, लेकिन अगर सिंबल 1 आए तो you can get +A and -A. So to calculate autocorrelation we will use this formula, and here
वी विल बी कंसिडरिंग 3 केसेस, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास जो 1 1 आता है तो फिर तीसरा 1 डिसाइड कर रहा होता है। अगर प्लस ए है तो माइनस ए आएगा, तो तीसरा 1 जो है वो बेसिकली प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा होता है। और तो इस वजह से 3 1s जो है वो उस केस को भी हमने कंसिडर करना, दैट्स वाई वो है वी विल बी टेकिंग 3 केसेस। तो अब अगर आपका n इज इक्वल टू 0 है तो आप ये देखें कि आपके पास 0 आ गया, पहला सिंबल 0 था तो नेक्स्ट सिंबल आपके पास 0 आ गया। लेकिन अगर अब आपका 1 था तो पहला सिंबल अगर आपके पास 1 है तो नेक्स्ट सिंबल आपके पास 1 आ सकता है। और अगर आपके पास आपका मतलब जो 1 था वो माइनस ए एम्पलीट्यूड पे था तो नेक्स्ट आपका माइनस भी माइनस ए हो सकता है। मतलब आप ऑटो कोरिलेशन बात करें तो 1 है अगर आप, तो उसकी जब अपने साथ लेंगे तो 1 में आपके पास 2 एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, या तो वो प्लस ए होगा या वो माइनस ए होगा। तो अगर वो प्लस ए होगा तो ए एल सेम के साथ आपका प्लस ए हो जाएगा, और अगर वो माइनस ए एम्पलीट्यूड पे है तो ये भी आपका ए माइनस ए हो जाएगा। इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और अब आप ये देखो कि 0 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन 1 में फर्दर हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, 2 केसेस हो सकते हैं। 1 प्लस ए पे भी हो सकता है और 1 माइनस ए पे भी हो सकता है। तो उस 1/2 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1/4 और 1/4 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आपके पास जब आर ए ऑफ 0 आया तो हमारे पास ए एल स्केयर इंटू पी ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे 0 इंटू 1/2 हो गया, ए स्केयर इंटू 1/4 और ए स्केयर इंटू 1/4 हो गया। तो ऑटो कोरिलेशन आपके पास ए स्केयर बाई 2 आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो 1 इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। 0 आपके पास था तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। अब 1 1 का जो कम्बिनेशन है इसमें आपके पास फर्दर 2 तरीके मतलब सिचुएशंस हो सकती हैं कि यहाँ पे आपके पास या तो पहला 1 प्लस ए था तो नेक्स्ट 1 जो है वो माइनस ए होगा, या फिर आपका पहला 1 जो था वो माइनस ए था तो नेक्स्ट जो है वो प्लस होगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास बेसिकली 2 कम्बिनेशंस हैं 1 1 के। मतलब अब आपके पास पहले ये 3 कम्बिनेशन तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो 1 1 का सिनेरियो है उसमें प्लस ए माइनस ए और माइनस ए प्लस ए का कम्बिनेशन हो सकता है। अब अगर पहला 0 था फिर 0 था तो आपके पास यह 0 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। उसके बाद ये अगर आपके पास 0 आया तो नेक्स्ट आपके पास 1 आ रहा है। अब ये 1 प्लस ए भी हो सकता है और ये 1 माइनस ए भी हो सकता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब अगर पहले आपके पास 1 आ गया तो ये प्लस ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है, और ए एल माइनस 1 आपके पास 0 हो गया तो ये आपके 0 आ गया। अब अगर आपके पास पहला 1 प्लस ए है, मतलब आपने इस 1 1 को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर आपके पास पहले प्लस ए है तो नेक्स्ट आपके पास माइनस ए हो सकता है, और अगर पहले माइनस ए है तो उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आपका प्लस ए हो सकता है। इन्हें 3 को हमने करेंगे तो ये 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। इनकी 1/4 की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस 1 1 को फर्दर हम 2 प्रोबेबिलिटीज़ में डिवाइड करेंगे। मतलब इस 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन इसको जब हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 1/8 और 1/8 आ जाएगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ तो आर ए ऑफ 1 जो है वो माइनस ए स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जब n -1 है तब आपके पास तब भी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 एज इट। अब ये अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, क्योंकि हम 3 केसेस कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले आपके पास 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1। अब इसका मतलब है आप एट अ टाइम 3 सिंबल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर 1 1 आ जाता है तो 2⁻² से 4 आ जाएगा। क्योंकि हम अगर पहले ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 आ गया, फिर अगला भी 0 आ गया, फिर 0 प्लस माइनस ए हो गया, प्लस माइनस ए 0 हो गया। अब ये जो 4 कम्बिनेशन है ये किस तरह से बने हैं कि अगर मेरे पास पहले प्लस ए था तो उसके आगे फर्दर प्लस ए हो सकता है, फिर माइनस ए प्लस ए हो सकता है, प्लस ए माइनस ए हो सकता है, और माइनस ए हो सकता है। मतलब इस 1 1 को आपने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और यहाँ पे इनकी 1/4 और ये इनकी फर्दर 4 पार्ट्स में 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/16 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट ऑटो कोरिलेशन a square by 4 when n is equal to 0, minus a square by 4 when n is equal to plus minus 1, and 0 when n is greater than or equal to 2. So the power spectral density will be calculated like this. यहाँ पे आपने x of f का डाल दिया
और आर ए ऑफ ज़ीरो इसको हमने 3 में डिवाइड कर लेंगे। आर ए ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, आर ए ऑफ 1 हो जाएगा, आर ए ऑफ -1 हो जाएगा, आर ए ऑफ 2 और उसके बाद सारे ऑटो कोरिलेशन 0 हो गया। यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास एंड पे इसको आपने कोसाइन की फॉर्म में लिख देंगे। एंड वी नो दैट 1 माइनस cos 2 थीटा इज़ बेसिकली 2 sin square थीटा, and at the end we will get power spectral density equal to a square TB sin square FTB into sin square pi FTB. So in this way we have calculated PSTs of polar, unipolar and bipolar. This is the homework, and in this homework you will have to explain the advantages and disadvantages of each of the following line codes. These line codes include unipolar, polar and bipolar. Thank you for this lecture.